स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल फलक का स्टडी पे। तो अभी तक अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले कल का वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में बात करेंगे जंतुओं में परिवहन। तो चलिए देखते हैं जंतुओं में परिवहन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, उस श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों, मैं आपको बताते जाता हूँ। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, पोषक तत्व। उसके बाद क्या बोल रहा है, हार्मोन, ठीक ना। उसके बाद उत्सर्जित पदार्थों को अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो बोल रहा है जितना भी उस श्रेणी के जंतु है, जैसे में हम हो गए, ठीक ना, हम लोग जो मानव जाति हो गया, ठीक ना, एनिमल हो गया, जितना भी एनिमल हो गया वो क्या है, उस श्रेणी के जंतु है। तो उनमें परिवहन के लिए पहले तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक ना। परिवहन का मतलब आप जानते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही परिवहन कहलाता है, ठीक ना। और हमारे शरीर में मतलब मान लीजिए कि ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलना, ठीक ना, ब्लड पूरे शरीर में फैलना, ठीक ना। तो ये हो गया परिवहन। तो बोल रहा है ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन, यहाँ हार्मोन का परिवहन और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। देखिए हार्मोन आपके लिए एक न्यू शब्द है, ठीक ना। उसके बाद आपके लिए एक न्यू शब्द का मतलब है एक उत्सर्जित पदार्थ। देखिए आप दोनों के बारे में जान लीजिए। हार्मोन का मतलब क्या होता है, हार्मोन का मतलब होता है बाबू, देखिए हार्मोन आपको आगे चल के पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप अभी फिलहाल में इतना जान लीजिए, हार्मोन का मतलब होता है जिसकी वजह से आपकी लंबाई बढ़ती है, ठीक ना। मूंछ दाढ़ी आते हैं अगर आप बॉय हो तो, और अगर आप लड़की है तो मतलब छाती का उभरना, ठीक ना, ये सब हार्मोन की वजह से होता है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक ना। और आगे चलते हैं, हार्मोन के बारे में बहुत अच्छा से आपको जानना है, तो आगे चलते हैं। उत्सर्जित पदार्थ का मतलब क्या, उत्सर्जित पदार्थ का मतलब मान लो पसीना हो गया, टॉयलेट हो गया, ये सब क्या उत्सर्जित पदार्थ है। तो बोल रहा है यहाँ कि जंतुओं में परिवहन क्या मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 अवयव द्वारा जंतुओं में परिवहन होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है वो 3 अवयव। पहला क्या बोल रहा है, रुधिर। तो आप यहाँ ध्यान से यहाँ देखते जाइएगा, ठीक ना। जो बात बोल रहा है आप ध्यान से यहाँ देखिएगा। पहला क्या बोल रहा है, रुधिर, ठीक ना। ये रंग सेम है तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए ये भी रेडी है। यहाँ आप देखिए, ठीक ना। देखिए बोल रहा है जंतुओं में परिवहन 3 रूप में होती है। पहला क्या बोल रहा है, रुधिर या रक्त। तो आपको ये सबसे पहले याद रखना, रुधिर या रक्त। उसके बाद क्या बोल रहा है, हृदय, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, रुधिर या रक्त वाहिनी, ठीक ना। मतलब 3 होते हैं तो आपको तीनों को याद रखना है। पहला आपको क्या बोल रहा है, रुधिर या रक्त एक होते हैं, ठीक है। रुधिर को रक्त नहीं बोला जाता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, हृदय आपको याद रखना। उसके बाद रक्त वाहिनी याद रखना, ठीक ना। यही 3 द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में परिवहन होता है, ठीक ना। इतना आपको जरूरी याद रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं, ठीक ना। तो पहला आपको एक बार आपको बोल देना आंख मूंद के, पहला क्या हो गया रुधिर, दूसरा क्या होगा हृदय, तीसरा क्या होगा रक्त वाहिनी, ठीक ना। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, परिसंचरण तंत्र बनाते हैं, ठीक ना। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है हमारे शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन करना, ठीक ना। पोषक तत्व मतलब आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको डाउट और क्लियर करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र नामक एक और तंत्र भी उस श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। चलिए अब आपको लसिका के बारे में बताते हैं। देखिए हल्का सा आगे चलते हैं, मैं आपको लसिका के बारे में डिटेल पूर्वक आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो अभी मैं आपको यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, आपको लसिका एकदम डिटेल पूर्वक इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। हल्का सा आगे चलते हैं। अब देखिए रक्त परिवहन तंत्र, ठीक ना। जैसा कि आप यहाँ पढ़े, आप यहाँ देख सकते होंगे, ठीक ना। आप यहाँ जैसे देख लीजिए, आपने जो यहाँ जो पढ़ा, रक्त हो गया, हृदय हो गया और रुधिर वाहिनी हो गया। अब गते इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। रक्त परिवहन तंत्र, ठीक ना। चलिए आगे रक्त के बारे में देखते हैं। बोल रहा है रक्त लाल रंग का, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ आइकन बना देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय जिसका पीएच मान 7.4 तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतक का संयोजन करता है, इसलिए यह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ तक क्या बोला। सबसे पहले तो आपको यहाँ रक्त का पीएच मान 7.4 याद रखना है, ठीक ना। और रक्त क्या है, क्षारीय प्राकृतिक है, ठीक ना। ये बात आपको याद रखना। आप ये तो जान भी करते हैं कि लाल रंग का होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बाबू कि रक्त का पीएच मान कैसे याद रखें, ठीक ना। तो देखिए मुझे भी कुछ याद नहीं होता था जल्दी, तो मैं इसको ऐसे ट्रिक से याद करता था, ठीक ना। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक ना। ये मान लीजिए कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ देखिए, अब ये आपका कोई दोस्त है, ठीक ना। ये दोस्त क्या किया, ये बोला कि चलो, अब इसका कोई और दोस्त है, ये है, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको समझ में आएगा, ठीक ना। मान लीजिए कि ये 3 लोग हैं, ठीक ना।
ये आपके 3 लोग हैं, ठीक ना। और ये जो दोस्त है, ये दोनों जो है बोले आपस में कि चलो मुझे इसका खून करना है, ठीक ना, तुम मेरा साथ दो। ठीक ना। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला कि चलो मुझे इसका खून करना है, तुम मेरा साथ दो। तो साथ मतलब साथ, ये बोला और ये दोस्त बोला कि तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये दोस्त बोला क्योंकि मुझे 4 साल का जेल हो जाएगा। तो ऐसा आप याद रख सकते हो, ठीक ना। ऐसे मैं अपना याद रखने के लिए बोला था कि साथ दो, साथ क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि 4 साल का जेल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या है, PH मान है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए, बस आपको ये बात याद रखना है कि मान लो आपके 3 दोस्त हैं, तो आप अपने पहले दोस्त से बोलोगे चलो मुझे उसका खून करना है, तो मेरा साथ दो। तो बोलेगा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो साथ मतलब साथ, वो बोलेगा साथ क्यों नहीं देगा, क्योंकि 4 साल का जेल हो जाएगा, बस काम खत्म, ठीक ना। तो रात का पेज मान कितना है, 7.4। आपको ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। आगे क्या बोल रहा है, एक बात यहाँ ये बोल रहा है कि रक्त को क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। देखिए, तरल संयोजी ऊतक किससे बोलते हैं, क्योंकि ये शरीर में सभी चीज को जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। ये वजह से इसे क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, रक्त को क्या बोलते हैं, तो तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, रक्त की संरचना। अब हम ये देखते हैं कि रक्त की कैसे संरचना है, ठीक ना। तो बोल रहा है रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, ठीक ना। यहाँ बोल रहा है जैसा कि रक्त के क्या होते हैं, 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला बोल रहा है तरल जो प्लाज्मा कहलाता तथा ठोस भाग जिसमें लाल रक्त कोशिका होते हैं, ठीक ना। बहुत अच्छा, ठीक ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, संयुक्त रक्त कोशिका, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये रक्त पट्टिकाणु। मैं आपको अभी इसको बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक ना। आप 1 मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ तक बोल क्या रहे हैं, यहाँ तक 2 बात बोला, ठीक ना। पहला बात क्या बोला कि जो हमारा रक्त होता है, ठीक ना। पहला बात इसमें क्या बोला, आप लोग यहाँ लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पहला बात क्या बोला कि जो हमारा रक्त होता है बाबू, ठीक ना, वो रक्त के दो हमारे घटक होते हैं। पहला क्या हो गया, एक तरल, ठीक ना। दूसरा क्या हो गया, ठोस। अब आप लोग बोलोगे सर हमको समझ में नहीं है। तो देखिए बाबू, आपने कभी ये शरबत तो पिया होगा। आप लोग जानते हो कि शरबत में 2 होते हैं। पहला तो एक तरल वाला भाग होता है और एक क्या होता है, ठोस वाला चीनी भाग होता है। तो उसी प्रकार हमारा रक्त है। हमारा रक्त जो दिखता है सिर्फ तरल, तो तरल नहीं होता, उसमें ठोस भी होता है, ठीक ना। तरल तो सिर्फ प्लाज्मा है। तो मैं आपको आगे चल के और अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक ना। आपको मात्र इतना याद रखना है कि तरल में क्या है, तो तरल में प्लाज्मा है। ठोस में क्या है, तो जितने भी ठोस में है बाबू, ये लाल रक्त कोशिका, ठीक ना, मतलब RBC, ठीक ना। यहाँ जैसे कि आप देख सकते होंगे, यहाँ मैंने लाल से कर दिया। यहाँ क्या है, लाल रक्त कोशिका। फिर क्या है, श्वेत रक्त कोशिका। ये क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक ना। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, RBC, ठीक ना, RBC। फिर क्या होता है, WBC। फिर क्या होता है, पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स, ठीक ना। ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। मतलब जितना भी RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये हमारा क्या होता है, ठोस में आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तरल में क्या है, प्लाज्मा है। आप गत्ते करके इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। प्लाज्मा क्या है, ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, ठीक ना। ये बात याद रखिए, हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। आप कहीं बार आप देखे होंगे, अगर कहीं कट गया होगा हाथ गलती से, तो आप देखे होंगे जब आपका हाथ कटा होगा, तो आप उसको अगर कहीं दबाए होंगे कोई कपड़े में, तो देखे होंगे कि ब्लड के आगे आगे एक पीला वाला भाग होता है, ठीक ना। तो पीला वाला भाग कुछ और नहीं, वो क्या है, वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा की वजह से आप ब्लड कभी देखोगे, ब्लड अगर कभी धरोगे, कभी हाथ कटा तो धरना, वैसे काटना मत, ठीक ना। तो अगर कभी हाथ अगर कटेगा तो देखेगा तो ब्लड में एक चिपचिपा, मतलब एक दूसरे को चिपकाएगा। वो किसकी वजह से चिपकाता है, तो प्लाज्मा की वजह से, ठीक ना। तो बोल रहा है प्लाज्मा क्या है, आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि प्लाज्मा क्या होता है, 55% होता है। मतलब 100% में से प्लाज्मा होता है 55 हो गया, और 45 क्या हो गया, हमारा ठोस हो गया, ठीक ना। मतलब तरल भाग कितना होता है, तो 55%। और प्लाज्मा में करीब 90% जल। इतना तो आपको कन्फर्म याद रखना है, ठीक ना। जब हम लोग पढ़ते थे तो मेरे दोस्त लोग ये क्वेश्चन पूछते थे, ठीक ना। तो आपको ये बात याद रखना है, ठीक ना, कि प्लाज्मा में कितने % जल होता है, ये बात आपको भूलना नहीं है, ठीक ना। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 7% प्रोटीन होता है। 0.9% अकार्बनिक लवण होता है, ठीक ना। 0.18% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और 0.5% क्या होता है, वसा होता है। तथा शेष अन्य पदार्थ आपको पाए जाते हैं। तो आपको पहला बात आप ऐसे देखिए, आपको अगर ये सब नहीं याद होते हैं तो आपको मत इतना याद रखना है कि प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल होता है। और बाकी 10% में प्रोटीन हो गया, अकार्बनिक लवण हो गया, ठीक ना, ग्लूकोज हो गया। आपको इससे ये सब याद करना, ठीक ना। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, ठीक ना। ये सब आप याद करो या नहीं करो, ये सब आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जल का आपको पूरा याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक ना। देखिए प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक ना। एक तो फाइब्रिनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन।
तो ये दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि रक्त को क्या करता है, थक्का जमाने में काम करता है, ठीक ना। तो इसी को कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन में जिनमें प्रमुख है फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक ना, तथा हिपैरिन। चलिए मैंने हिपैरिन का नाम नहीं लिया, तो हिपैरिन याद रखिएगा, ठीक ना। 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, आपको तीनों का नाम याद रखना है, ठीक ना। 1 मिनट। पहला क्या है, ये प्रकार प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। और इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है कि एकदम मतलब ब्लड को क्या करता है, एकदम थक्का एकदम जमाने का काम करता है, ठीक ना। फाइब्रोनोजिन और क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक ना, मतलब थक्का जमाने का काम नहीं करता है, मतलब ब्लड को एकदम कड़ा कर रहता है, ठीक ना। जिसमें आप देखे होंगे कि अगर ब्लड से आप अगर प्रोथ्रोम्बिन निकाल दीजिएगा, ठीक ना, और फाइब्रोनोजिन निकाल दीजिएगा ना, तो ब्लड एकदम पानी की तरह एकदम पंछुरछुर, जिसको देहात में बोला जाता है, ठीक ना, पंछुरछुर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप समझ सकते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अब देखिए हिपैरिन का क्या काम करता है, ठीक ना। हिपैरिन ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक ना। तो देखिए मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताता हूँ, ठीक ना। और देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये खुद यहाँ बोल दिया कि यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक ना। मतलब फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन ये क्या करते हैं, रक्त को थक्का बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, पंछुरछुर हो जाएगा, जो देहात में बोला जाता है, ठीक ना। रक्त जमाने की क्रिया में फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है, ठीक ना। और तब प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है, अर्थात फाइब्रोनोजिन रहित सीरम कहलाता है। बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए सीरम क्या, देखिए कुछ बीमारियों को जांच करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं ब्लड में से। और सीरम में से क्या करते हैं, प्लाज्मा नहीं रहता उसमें, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। मतलब प्लाज्मा में से जब गलती हो गया, प्लाज्मा में से जब फाइब्रोनोजिन निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। कोई भी बीमारी का जाँच करने के लिए हम लोग सीरम का ही उपयोग करते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। हिपैरिन क्या करता है कि आप लोग देखेंगे बाबू कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड है लेकिन वो जमता नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर वही ब्लड अगर वातावरण में आ जाता है तो तुरंत जम जाता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि हिपैरिन है, ठीक ना। जब तक शरीर में हिपैरिन है वो क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, रक्त कोशिकाएं। अब हम रक्त कोशिकाएं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। रक्त कोशिकाएं, आप आशा करता हूँ कि आप प्लाज्मा बहुत अच्छे समझ गए होंगे, ठीक ना, जो 55% है। और रक्त कोशिका क्या है, जो कि 45% है। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका RBC आएगा, ठीक ना, WBC आएगा और प्लेटलेट्स आएगा, ठीक ना। चलते बोल रहे हैं आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त के करीब 45% भाग है, ठीक है। मतलब 45% में क्या, तो आपका रक्त कोशिका है। रक्त कोशिका में वही आपको मैं बता दिया क्या क्या आएगा, ठीक ना। यहाँ बोल रहा है लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक ना। आप लोग जानते हो लाल रक्त कोशिका में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, वो लाल रंग का दिखता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणु से संयोजन के होते हैं। बहुत अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो आप ये बात याद रखिए कि हीमोग्लोबिन की एक अणु की क्षमता कितना होती है, ऑक्सीजन के 4 अणु को धरने की होती है, ठीक ना। ये बात आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक ना। ये आपको कंफर्म देखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आपको 2 बात याद रखना है, ठीक ना। सबसे पहला तो हीमोग्लोबिन जो है बाबू, सबसे पहला आपको बात रखना है, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को धरता है, ठीक ना, जैसा कि आप यहाँ देख सकते होंगे, ठीक ना। ये आपको याद रखना है कन्फर्म। और इसको क्या बोला जाता है बाबू, इसको वाहक बोला जाता है, ठीक ना। इस आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन का वाहक बोला जाता है, ठीक ना। तो ये बात आप देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु को धरता है, तो ऑक्सीजन के 4 अणु को अपने साथ संयोग करके चलता है, ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये जो बीच में जो चपटा हुआ भाग है यहीं पर ऑक्सीजन को धरता है, ठीक ना, पकड़ कर लेके जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में तो आप जान गए अच्छे से। लाल रक्त कोशिका, ठीक ना, मतलब RBC शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर एक अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। देखिए क्या बोल रहा है, वो जो लाल रक्त कोशिका होता है जिसमें जो RBC होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक ना, और पूरे शरीर में ले जाता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। मतलब फेफड़ा, देखिए अभी तक मैं आपको पीछे फेफड़ा पा दिया, ठीक ना। तो फेफड़ा में जैसे मेरा ऑक्सीजन आता है, ठीक ना, तो ऑक्सीजन जब फेफड़ा में आता है तो दिल द्वारा क्या करता है, ब्लड जाता है, ठीक ना, फेफड़ा में, और ब्लड जाकर उसको क्या करता है, अच्छे तरह से क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है। मतलब एक जो ब्लड का जो RBC है, ठीक ना, 4 ऑक्सीजन को धर लेता है। इसी प्रकार जितने ब्लड है सभी ऑक्सीजन को धरकर ऑक्सियो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक ना। और ऑक्सियो हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में जाता है, ठीक ना। आप आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक ना, बनाता है तथा इसी रूप में रक्त परिवहन के द्वारा यह शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचता है, ठीक ना। इसी रूप में वो क्या करता है, शरीर मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या करता है, सभी रूप में जाता है शरीर के। चलिए आगे चलते हैं।
क्या बोल रहा है, शरीर की कोशिकाएं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में होता है। मतलब अब जब पूरे शरीर में जब फैल जाता है तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। अब वो क्या करेगा, टूटेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कुछ में टूटेगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक ना। यह ऑक्सीजन के विषण द्वारा कोशिकाएं में पहुंचकर कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। विषण का मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, आप जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक ना। और ऑक्सीजन के विषण द्वारा कोशिकाएं में पहुंचकर कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। माफी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक ना। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ ये बात बोल रहा है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर मान लीजिए पूरे शरीर में जब ऑक्सीजन का वितरण करता है, तो मान लीजिए अब आपको बाबू पैर को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक ना, हाथ को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो अब ऑक्सीजन जब अलग होगा, मतलब ऑक्सीजन हम अलग होगा, हीमोग्लोबिन अलग होगा, तो विषण द्वारा ऑक्सीजन क्या होता है, पूरे कोशिकाओं में चला जाता है, ठीक ना, अंदर तक। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। विषण में आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, तो अभी तक नहीं देखे तो आप देख लीजिए, ठीक ना। ले आगे चलते हैं। और इसके उपरांत बना कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक ना। अब देखिए, जब आप पूरे शरीर में जब मेरा पूरा ऑक्सीजन जब मिल जाता है, मतलब आप जैसे में देख सकते हैं, जब यहाँ मेरा ऑक्सीजन से किया तो क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक ना। तो जो मेरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब मेरा पूरे शरीर में जब फैल जाता है, तो अब मतलब निश्चित बात है तब क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक ना, बनाता है, जो रक्त संचरण के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, ठीक ना। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, अब पूरे शरीर से क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा तो फेफड़ों तक जाएगा, ठीक ना, और रक्त संचरण के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है। यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित होकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक ना। उसके बाद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है बाबू, ठीक ना, तो वो क्या करता है, अब टूटेगा, फेफड़ा में जाएगा तो अब टूटेगा, ठीक ना। तो वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के अंदर टूटेगा, ठीक ना। फेफड़ों द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक ना। मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे तो ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था। तो आपको ये बात याद रखना है कि जितने भी मैमेलिया हैं और मनुष्य है उसमें न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है, और न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है मतलब उनमें और क्या नहीं पाया जाएगा, तो लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा, और लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, ठीक ना। तो आप इतना बात याद रखें कि न्यूक्लियर नहीं पाया जाएगा तो लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, इतना बात याद रखिएगा, ठीक ना। अब इतना बात भी याद रखिएगा, अगर न्यूक्लियर नहीं पाया जाता तो डीएनए नहीं पाया जाएगा, आरएनए नहीं पाया जाएगा, ठीक ना। तो ये सब नहीं पाया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, अब चलते हैं WBC पढ़ लेते हैं, ठीक ना। श्वेत रक्त कोशिका बोल रहा है यह अनियमित आकार की होती है, ये न्यूक्लियस युक्त होती है। तो देखिए RBC में तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन बोल रहा है WBC श्वेत रक्त कोशिका में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक ना। इसमें हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं होता है, ठीक ना, मतलब इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगहीन होता है। ये बात भी याद रखिएगा, रंगहीन होता है, मतलब पहला तो रंगहीन होता है और इसका कोई मतलब निश्चित आकार नहीं होता है, जैसा कि आप अपने चित्र पर देख सकते हैं स्किन आइकन पे। इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम होती है, ठीक ना। अब ये क्या होता है, कम भी होती है, मतलब लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा कम होती है, ठीक ना। अब देखिए रक्त पट्टिकाणु क्या है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोल देते हैं। इसे बिंबाणु भी कहा जाता है या थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, ठीक ना, कहलाता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसका कार्य डायरेक्ट देख लेते हैं। यह रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। बस आपको इतना ही पढ़ना था, ठीक ना। आपके बुक में इतना ही है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, ठीक ना, मैं आपको बहुत जल्द एक आपको मतलब अलग ब्लड पर एक अलग ही मतलब रक्त पर एक अलग वीडियो, एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक ना। आपको पूरा रक्त मतलब रक्त के अध्ययन की हीमोटोलॉजी कहते हैं, क्यों कहते हैं, बहुत अच्छे से दे दूंगा। RBC की संख्या को कितने होते हैं, जीवन काल कितने होते हैं, ठीक ना। ये आपके बुक में शॉर्ट था इसलिए मैं आपको बताऊँ, ठीक ना। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पूरे रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। और अपने बुक का रेटिंग जरूर दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक ना। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही। तो अभी तक अगर वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आशा करता हूँ कि कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि आपको जानकारी मिल रहा है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बहुत ज़्यादा लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ठीक ना। तो बाबू अगर आप जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक ना, कि आपके दोस्त भी आपको इसको देखें, ठीक ना। तो चलिए फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, हंसते रहिए और मन लगा कर पढ़िए, ठीक ना। तो थैंक यू।